जय हिंद दोस्तों। एग्जाम हिट की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस दिन हम पर्यावरण पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें हम आज देखेंगे इकोटोन, कीस्टोन प्रजाति, अनुक्रमण, पारिस्थितिकी पदछाप और इको मार्क को। इकोटोन में हमें देखना है इकोटोन क्या होता है, इसी तरह कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, अनुक्रमण क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप क्या है, इको मार्क हम किसे कहते हैं। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट देखते हैं इकोटोन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इकोटोन का अर्थ है एक ऐसा क्षेत्र जहां दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की सीमाओं का संगम होता है। यहाँ वर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है दो पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा। बस इकोटोन क्या है, तो एक ऐसा क्षेत्र जहां दो डिफरेंट पारिस्थितिकी तंत्र होंगे और उनका मिलन होगा, मतलब उनका संगम होगा, उसे हम इकोटोन कहेंगे। डेली लाइफ से अगर आप इसे रिलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा देखिए कि आपके पास मान लीजिए एक नींबू है, कुछ नमक है और बाकी शक्कर है। अब आप जानते होंगे नींबू अपनी अलग प्रकृति रखता है, शक्कर अपनी अलग प्रकृति रखती है, ठीक इसी तरह नमक भी अपनी अलग प्रकृति रखता है, मतलब इन सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें पानी में एक साथ मिला दें तो कुछ नींबू पानी जैसा बन जाता है और उस नींबू पानी के अंदर इन तीनों तत्वों के गुण रहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप नींबू पानी की बात करें तो नींबू पानी के अंदर नींबू की भी प्रकृति है, नमक की भी प्रकृति है और शक्कर की भी कुछ प्रकृतियां दिखती हैं। ठीक इसी तरह फ्रेंड, जो इकोटोन क्षेत्र होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्यावरण पारिस्थितिकी में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के गुणों का संगम भी होता है। मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र मान लीजिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा उसमें कुछ गुण होंगे, उसमें कुछ जीव होंगे, उसमें कुछ खनिज होंगे। इसी तरह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा, उसके कुछ अलग गुण होंगे। और जहां पर ये दोनों तंत्र आपस में मिल जाएंगे तो वहां पर तो इन दोनों के गुण मिश्रित हो जाएंगे, यानी कि वो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उदाहरण के लिए घास स्थल जैसे कि वन और रेगिस्तान के मध्य, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख मतलब जहां पर नदियां और समुद्र एक जगह पर मिलते हैं। ताजे पानी और खारे पानी के मध्य, यहां पर क्या होगा कि जो ताजे पानी के गुण होंगे और खारे पानी के दोनों के गुण एक जगह पर मिलेंगे, इत्यादि इकोटोन के अन्य उदाहरण हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है कीस्टोन प्रजाति। क्या होती है कीस्टोन प्रजाति? तो ऐसी प्रजाति जिनके जीवों की संख्या पारिस्थितिकी तंत्र में कम है लेकिन उनकी उपस्थिति पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात को समझें हम तो हमारे घर में अगर हम देखते हैं तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उस घर की पूरी कमांड देखता है, और अगर उस व्यक्ति को कोई समस्या हो या कुछ हो तो वो पूरा परिवार का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हमारे फादर या दादाजी, ये हमारे घर के क्या होते हैं? हेड होते हैं। अब इनके द्वारा क्या होता है, उस पूरे परिवार को संयमित रखा जाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करी जाती है। सब कुछ, जैसे हमारी मदर हो गई, घर में खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं पूरे परिवार के लिए। अब मान लीजिए एक दिन मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हो गई तो उस दिन उस परिवार की पूरी स्थितियां क्या हो जाएंगी? डामाडोल हो जाएंगी। तो ये उस परिवार के लिए क्या हुई? कीस्टोन एक टाइप से। ठीक इसी तरह अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में भी कुछ जीव होते हैं फ्रेंड्स, और वो जीव क्या करते हैं, उनकी उपस्थिति तो बहुत कम होती है। मतलब अदर जीवों को अगर आप देखेंगे तो उनकी तुलना में ये जीवों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन अगर ये जीव उस पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं है तो वो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं ये जीव। यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बाघ का, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बाघ का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि आप सबको पता है बाघ क्या है, एक मांसाहारी जीव है, पूर्णतः मांस पर डिपेंड होता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ यहाँ पर? इसका ये इंपॉर्टेंस है कि ये जिस भी जंगल में होंगे बाघ, इनकी संख्या अदर जीवों के कंपेयर में
कम होगी, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, उन शाकाहारी जीवों को खाएंगे ताकि उन शाकाहारी जीवों की आबादी निरंतर ना बढ़े। अब अगर उन शाकाहारी जीवों की आबादी निरंतर बढ़ती है तो इसके नुकसान क्या होंगे कि वो शाकाहारी जीव उस पूरे जंगल में जितना शाक होगा, पेड़ पौधों की पत्तियां होंगी, उन सबको खाकर नष्ट कर देंगे। पूरा जंगल धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। तो ये बाघ वहां पर क्या करते हैं पर कि उन शाकाहारी जीवों की आबादी नहीं बढ़ने देते। इसी तरह से ये भी एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित रखते हैं। तो ये इस प्रकार से कीस्टोन प्रजाति हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे संकीर्ण पत्ती वाले वन। अब इन जो संकीर्ण पत्ती वाले वन है ना फ्रेंड्स, इनके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रेजिन। रेजिन पदार्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, आग पकड़ लेता है। अब मान लीजिए कि इन्होंने आग पकड़ी और आग पकड़ ली, पूरा वन जल गया, पूरा का पूरा वन, पर्यावरण वहां का नष्ट हो गया। लेकिन इनके बीच में जो चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी आग को दूर तक फैलने नहीं देते और वहीं पे रोक देते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले वन यहाँ पर कीस्टोन प्रजाति हो गए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अनुक्रमण। क्या होता है अनुक्रमण? एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसका अध्ययन किया? पौधों की विभिन्न प्रजातियों का, तथा अनुक्रमण की परिभाषा दी। क्या थी उनके अनुसार अनुक्रमण? तो अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित होता है, अनुक्रमण कहलाता है। आगे देखते हैं, यहां पर कुछ स्टेज हैं फ्रेंड्स। कौन कौन सी स्टेज हैं? नग्नीकरण, प्रवासन, प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ये कुछ स्टेप्स होती हैं जिन स्टेप्स में अनुक्रमण होता है पूरा। अगर इसे हम भी डेली लाइफ से समझना चाहें ताकि हमें याद रहे, तो इसे आप थोड़ा सा ऐसे समझिएगा। आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मतलब कि आप किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिसके लिए आप देख रहे हैं, या फिर अदर अपने नॉलेज के लिए देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में क्या आया कि भाई मुझे अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और एक सरकारी नौकरी चाहिए। ये आपकी सबसे फर्स्ट स्टेज हो गई, यानी नग्नीकरण। उसके बाद क्या हुआ, आपने अब सोच तो लिया मन में कि भाई मेरे को भी नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी पकड़नी है। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसी मार्ग पे आगे बढ़ेंगे और तैयारी को अपना नया आयाम देंगे, मतलब दूसरी स्टेज पे पहुंचेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने सोचा कि मैं नौकरी की तैयारी करूंगा, फिर आपने शुरू कर दी तैयारी, 2 स्टेप हो गई। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी भी एग्ज़ाम में आप अकेले होंगे, एग्ज़ाम देकर आएंगे, नौकरी पक्की हो जाएगी। नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे उसी एग्ज़ाम को देने वाले। मतलब कि आपका उन लोगों के साथ क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, कॉम्पिटिशन होगा कि नहीं होगा। अब इस कंपटीशन में जो आदमी सफल होगा, प्रतिक्रिया क्या आएगी, उसे नौकरी मिल जाएगी। और जब नौकरी मिल जाएगी तो आपने जो सोचा था मेरे को नौकरी चाहिए और मैं सेटल होना चाहता हूँ, एंड स्टेज आपकी स्थिरीकरण आ जाएगी। तो अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ से समझेंगे तो इस क्रिया को आप बहुत इजीली याद रख पाएंगे। सबसे फर्स्ट भाई साहब हमने सोचा कि हमें तो नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई, नग्नीकरण। उसके बाद आप उस मार्ग पे आगे बढ़ने लगे मतलब तैयारी करने लगे, दूसरी स्टेज। अब तीसरी स्टेज गए अपन एग्ज़ाम देने गए, बाकी लोग भी आ गए वहाँ एग्ज़ाम देने, हो गई तीसरी स्टेज प्रतिस्पर्धा। चौथी स्टेज क्या हुई आपकी वहाँ पर कि अब आपस में क्रियाएं हुई, जो भाई जितना ज़्यादा पढ़ के आया होगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये हुई आपकी प्रतिक्रिया। और लास्ट में जब नौकरी मिल गई तो आप हो गए स्टेबल, यानी कि स्थिरीकरण। सेम यही प्रक्रिया अनुक्रमण में चलती है। वहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले कुछ भी नहीं होगा, एक स्थान पर कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे वहाँ क्या होगा। मान लीजिए हम वनों की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो एक स्थान होगा जहाँ पर कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे वहाँ मृदा का निर्माण होगा, फिर उसमें छोटी छोटी घास उगेगी, छोटी छोटी घास उगने के बाद वहाँ पर क्या होगा, थोड़े थोड़े से पेड़ बड़े होंगे। जब थोड़े थोड़े से पेड़ बड़े होंगे तो धीरे धीरे उन पेड़ों की और संख्या बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे करके वो एक पूरा का पूरा जंगल बन जाएगा। तो ये जब वो जंगल बन जाएगा तो वो होगी उनकी फाइनल स्टेज, स्थिरीकरण। और जब धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई थी घास के रूप में, वो थी नग्नीकरण। और बाकी की प्रक्रिया प्रवासन, प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया, ये बीच की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरे शब्दों में, जिसमें समय के साथ समुदायों का प्रतिस्थापन होता है, अनुक्रमण कहलाता है। ये आपको मैंने बता दिया, समय के साथ साथ क्या होगा,
एक नई प्रजातियां आएंगी, दूसरी चली जाएगी, दूसरे को विस्थापित कर देगी, मतलब प्रतिस्थापन चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं अनुक्रमण के प्रकार। 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण, इसमें आपको बस इतना समझना है, प्राथमिक अनुक्रमण मतलब जहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नए से शुरुआत होगी और वहां पर पूरी धीरे धीरे प्रक्रिया नग्नीकरण से स्थिरीकरण तक जाएगी। और दूसरा जो द्वितीयक अनुक्रमण है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, पहले से एक पारिस्थितिकी तंत्र या पहले से एक समुदाय वहां पर विद्यमान होगा। प्राकृतिक कारणों से, मानवीय हस्तक्षेप के कारण वो वहाँ का जो परितंत्र होगा या वहाँ का समुदाय होगा वो डिस्टर्ब हो गया होगा, उसका अस्तित्व मिट गया होगा और नया समुदाय वहाँ निकलेगा, नया समुदाय वहाँ स्थापित होगा। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक अनुक्रमण। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पदछाप। होता है पारिस्थितिकी पदछाप, पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाता है। मतलब कि मनुष्य जो है उसकी जीवन शैली के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होंगी पारिस्थितिकी घटकों की, उसे हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी पदछाप। इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखेंगे आप लोग कि मनुष्य का जो जीवन है उसे पूर्ण रूप से धारणीय मतलब उसे पूरे रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक मनुष्य इस पृथ्वी पर आया, उसे अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी पारिस्थितिकी पदछाप कहलाएगा। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। कितना कार्बन उत्सर्जन मनुष्य द्वारा किया जाता है उसे भी मापा जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। आज पर्यावरण दिवस है, इसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं कि पर्यावरण संतुलित रहे। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ग्रीन जीडीपी की हम बात करते हैं, जहां पर हम किसी राष्ट्र की जीडीपी में हम ये देखते हैं कि आपने एक साल में, कोई भी देश है उसने एक साल में कितना अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया, वो उसकी जीडीपी है। ठीक है भाई साहब, आपने एक देश में, अपने देश में इतना इतना उत्पादन कर लिया, लेकिन भाई उस अंतिम वस्तु और सेवा के उत्पादन में तुमने कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, क्या आपने इस पे ध्यान दिया? और इस पर ध्यान देने के लिए जो नया कॉन्सेप्ट आया उसे हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी। कैसे ग्रीन जीडीपी? मानो भाई मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूं तो मैंने क्या किया कि 10 लाख का सामान बना लिया। मैंने 10 लाख का सामान बनाया और उसे मार्केट में बेचने के लिए निकला। मैंने बोला भाई ये मेरी जीडीपी है, मैंने एक साल में इतनी वस्तुओं का उत्पादन किया। लेकिन मुझे बाद में जो पर्यावरणविद थे उन्होंने आके बताया कि क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो यार, तुमने कहाँ 10 लाख का सामान बनाया? 10 लाख का सामान बनाने के चक्कर में तुमने 5 लाख के कीमत के तो पेड़ काट दिए, इतना वातावरण को दूषित कर दिया। अब इसे कौन सुधारेगा? तो मैंने बोला चलिए मैं सुधारता हूँ क्योंकि मेरी गलती है। इसमें कितना खर्चा आएगा? उन्होंने बोला इसमें 9 लाख का खर्चा आएगा। तो भाई साहब उन्होंने मुझे बताया कि तुमने 10 लाख का तो उत्पादन किया, 9 लाख रुपए तुमने पर्यावरण को संतुलित करने में लगा दिए, तो तुमने कमाया कितना? कुल 1 लाख रुपए। मतलब तुम्हारी वास्तविक जीडीपी कितनी हुई? 1 लाख की। तो ये तो था इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। हम बात कर रहे थे कि ये जो मानवीय गतिविधियों द्वारा ये सब कार्य हो रहे हैं, अविवेकशील जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसमें क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। चाहे हम जल की बात करें, ऊर्जा की बात करें, इन सब का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसका भी मापन किया जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की जो इकाई है फ्रेंड्स, वो होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप एक फुटप्रिंट देख रहे होंगे। कुछ एरियो में इसे डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फिशिंग ग्राउंड्स, ये फिशिंग ग्राउंड्स हैं। देन उसके बाद बिल्ड अप लैंड, यहाँ पर आवास होता है, आवासीय गतिविधियाँ होती हैं। उसके बाद ग्रेजिंग लैंड है, फिर क्रॉप लैंड भी है जहाँ पर खेती किसानी होगी, फिर कार्बन फुटप्रिंट और उसके बाद फॉरेस्ट लैंड। तो कुछ इस टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है इको मार्क। क्या होता है इको मार्क? तो इको मार्क एक प्रकार का प्रमाण पत्र है। किस बात का प्रमाण पत्र है? इको मार्क प्रमाण पत्र
उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इसे बहुत सिंपल अगर आप समझना चाहें तो इको मार्क क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एक प्रकार का प्रमाण पत्र है, मतलब एक सर्टिफिकेट होता है। किसके लिए दिया जाता है? तो कुछ भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? ऐसे भारतीय उत्पादों को दिया जाता है फ्रेंड्स जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब कि उनके उत्पादन से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हुआ हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्रीन जीडीपी की बात करी थी। भाई साहब 10 लाख का उत्पादन किया, 9 लाख का पर्यावरण का नुकसान कर दिया, तो तुम्हारी जीडीपी कितने लाख की? केवल 1 लाख की। तो यहाँ पर ये जो इको मार्क प्रमाण पत्र है ये किन उत्पादों को दिया जाएगा? केवल उन उत्पादों को दिया जाएगा जिन उत्पादों का पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा, मतलब कि उस उत्पादन से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नकारात्मक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इको मार्क क्या होता है। तो इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ही पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अनुकूल उत्पाद का लेबल इको मार्क लगाने के निर्देश दिए हैं। इसका एक सिंबल होता है, ये आप जो सिंबल देख पा रहे हैं मटके के आकार का, ये सिंबल होता है इको मार्क का। इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए निर्माताओं और आयात करने वालों को प्रोत्साहन देना। इको मार्क के चिन्ह को मिट्टी के घड़े के रूप में चित्रित किया जाता है। तो क्या समझे हम इको मार्क क्या होता है? एक सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स। किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। किस लिए दिया जाता है? कि ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हो या उनके उत्पादन से पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़ता हो, तो ऐसे उत्पादन के लिए ये इको मार्क जो होता है वो प्रमाण पत्र दिया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और बेल नोटिफिकेशन दबाने से आपको नोटिफिकेशन। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना सपोर्ट हमारे लिए इसी तरह बनाए रखिए। धन्यवाद।